Now we'll be starting very very important chapter. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड ये इस चैप्टर के अंदर हम सेक्शन 15 से रिलेटेड प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। आपको पता है जीएसटी बेसिकली क्या है? जीएसटी है एक एड वेलोरम लेवी। एड वेलोरम टैक्स है, एड वेलोरम लेवी है। एड वेलोरम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। हम कह रहे हैं कि अगर 18% जीएसटी लग रहा है तो 18% किसका लग रहा है? 18% किस चीज का लग रहा है? 18% वैल्यू का लग रहा है। और ये वैल्यू यहां पे क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? ये इनवॉइस प्राइस्ड, इनवॉइस में जो वैल्यू चार्ज की जा रही है, इनवॉइस में जो वैल्यू चार्ज की जा रही है, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू। इनवॉइस में जो वैल्यू चार्ज की जा रही है, ये क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। वॉट एवर वैल्यू इज चार्ज इन द इनवॉइस, दैट इज बेसिकली द ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या है वो? ट्रांजैक्शन वैल्यू है। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? यहां पे बेसिकली जो प्राइस चार्ज की जा रही है, बेसिकली प्राइस जो आप चार्ज कर रहे हो, दैट इज प्राइस पेड या पेएबल। प्राइस पेड या पेएबल, एक्चुअली पेड या पेएबल, एक्चुअली पेड या पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। जहां सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, जहां सप्लायर और रेसिपिएंट क्या है? रिलेटेड नहीं है। और जो प्राइस है, जो प्राइस है इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस जो है इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। प्राइस जो है ये क्या है? सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। तो देखिए जो सेक्शन 15 है वो डील कर रहा है क्या? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। Section 15 is dealing with the provisions relating to valuation of the taxable supply. यहाँ जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगी वो क्या होगी? यहाँ जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगी वो होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। दैट इज व्हाट द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। जो प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल है, तो जो इनवॉइस में आप प्राइस चार्ज कर रहे हो, दैट इज बेसिकली द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, वेयर सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। जहां सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में क्या है? रिलेटेड नहीं है। एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई। एंड द प्राइस क्या है? प्राइस क्या है? सोल कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई। तो ये वैल्यू हो गई। प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई, सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड नहीं है। प्राइस क्या है? सोल कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई, दैट इज बेसिकली द वैल्यू। ठीक है, यहां पे देखिए ये कह रहे हैं कि जो प्राइस है इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होगी। 15(2) के अंदर ये बता रखा है कि जो इंक्लूजन्स होंगे प्राइस में। 15(2) में क्या बता रखा है? जो प्राइस के अंदर क्या है? इंक्लूजन्स है। व्हाट आर द इंक्लूजन्स इन द प्राइसेस? पहली बात तो देखिए, जितने भी टैक्सेस लेवी हो रहे हैं अंडर एनी अदर लॉ, चाहे वो 15(2)(a) में, टैक्स हो गया, ड्यूटी हो गई, सेस हो गया, फीस हो गई एंड चार्जेस। तो टैक्स हो गया, ड्यूटी हो गई, सेस हो गई, फीस हो गई एंड चार्जेस, लेवीड अंडर एनी लॉ, लेवीड अंडर एनी लॉ। ठीक है, टैक्स हो गया, ड्यूटी हो गई, सेस हो गई, फीस हो गई, चार्जेस हो गई, लेवीड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये इंक्लूड करेंगे। क्या है? ये इंक्लूड करेंगे। ठीक है, शैल बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड किया जाएगा, इट विल बी इंक्लूडेड। ये क्या है? इंक्लूड कर दिया जाएगा। अदर देन क्या नहीं इंक्लूड हो रहा? जो टैक्सेस लेवीड अंडर
जीएसटी लॉ, जो जीएसटी लॉ के अंदर टैक्सेस लेवी हो रहे हैं, जैसे सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, यूटीजीएसटी हो गया, इंटरस्टेट सप्लाई में आईजीएसटी हो गया। भाई या तो इंट्रा होगी या इंटर होगी, दो में से एक होगी। तो इसलिए यहाँ आईजीएसटी मेंशन नहीं हो। बोला सर आपने सेक्शन 15 में आईजीएसटी लिख दिया, वहाँ तो मेंशन ही नहीं है। इसलिए नहीं है भैया, क्योंकि जो आईजीएसटी लॉ में आईजीएसटी मेंशन है, वहाँ सीजीएसटी क्यों मेंशन होगा, एसजीएसटी क्यों मेंशन होगा, यूटीजीएसटी क्यों होगा, बेसिकली, एंड जीएसटी सेस। ठीक है, ये हो गया। तो जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, मैंने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पे दिया, रेंट पे दिया, 25,000 रुपये पर मंथ के रेंट पे दिया, और ये साल भर का रेंट हुआ 3 लाख रुपए, और म्यूनिसिपल टैक्स भी रिकवर हुआ। म्यूनिसिपल टैक्स अपन ने 30,000 रुपये जो लेवी किया गया था, ये रिकवर कर लिया। ये किससे रिकवर कर लिया, ये अपने टेनेंट से रिकवर कर लिया। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी 3,30,000 रुपये। इस पे जीएसटी लग जाएगा एट रेट ऑफ 18%, इस पे जीएसटी लग जाएगा एट रेट ऑफ 18%। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शेयर इंक्लूड एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस एंड चार्जेस। टैक्स हो गया, ड्यूटी हो गया, सेस हो गया, फीस हो गया, चार्जेस हो गया, लेवीड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, लेवीड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी, सेस। तो जो भी अदर टैक्सेस हैं, वो चाहे सेस हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे कुछ भी सेस के नाम से कलेक्ट किया गया हो, वो क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। पर देखिए, अगर इनकम टैक्स लॉ के अंदर, इनकम टैक्स लॉ के अंदर ये अगर टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स लॉ में क्या है, टीसीएस कलेक्ट हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए सेल ऑफ स्क्रैप है, सेल ऑफ स्क्रैप है, 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है, टीसीएस लगता है। आप पढ़ोगे सेक्शन 206C के अंदर इनकम टैक्स में, एट रेट ऑफ 1%, यानी 1,000 रुपये। तो जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगी, क्या वो 1,01,000 रुपये होगी, बोला नहीं। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इस केस के अंदर 1 लाख रुपए ही होगी। इस 1 लाख रुपए भी 18% क्या है, जीएसटी लगेगा। तो इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर द जीएसटी, द टीसीएस, द टैक्स कलेक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 would not be includable as it's an interim levy not having the character of tax, as it is what, an interim levy not having the character of tax. So basically they want to understand the things. So here transaction value under IGST will include taxes other than the IGST and GST cess as per the third terms of third provision, as I already told you. Now 15(2)(b is what? 15(2)(b क्या है, जो सप्लायर की ओब्लिगेशन है, सप्लायर की ओब्लिगेशन है, which has been met by recipient. ये 15(2)(b में दे रखा है, सप्लायर्स ओब्लिगेशन, सप्लायर्स ओब्लिगेशन विच हैज बीन मेड बाय रेसिपिएंट। ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए गुड्स एक्स है, गुड्स एक्स है, इनको पैक्ड कंडीशन के अंदर सप्लाई करना था, पैक्ड कंडीशन के अंदर सप्लाई करना था। अब यहां पे सप्लायर था एबीसी लिमिटेड, उसने रेसिपिएंट को बोल दिया कि आप यहां ये पेमेंट क्या है, पैकिंग का डायरेक्टली पे कर दो, किसको, पीक्यूआर पैकर्स को, पीक्यूआर पैकर्स को ये पेमेंट डायरेक्टली पे कर दो। तो बेसिकली ये क्या थी, ये सप्लायर की ओब्लिगेशन थी
विच हैज बीन मेड बाय द रेसिपिएंट। तो जो सप्लायर की ऑब्लिगेशन विच हैज बीन मेड बाय द रेसिपिएंट वो क्या हो जाएगी, द सेम विल बी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल एक और उदाहरण देखो, जैसे एबीसी लिमिटेड है, ये है सप्लायर, एबीसी लिमिटेड है, ये है सप्लायर। ये क्या कर रहा है, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया किसके साथ, पीक्यूआर लिमिटेड के साथ, कि भाई ये मैं आपको ये गुड्स डिलीवर करूंगा, मैं ये गुड्स डिलीवर करूंगा एट योर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, एट योर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, मैं आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे ये गुड्स डिलीवर करूंगा। अब इसने ये एग्रीमेंट भी कर लिया ट्रांसपोर्टर के साथ, एग्रीमेंट भी कर लिया ट्रांसपोर्टर के साथ, और पीक्यूआर को कह दिया कि आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर दो, मेरे को उतना पैसा क्या है कम कर देना। तो अब इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ये क्या हो गया, ये ओब्लिगेशन थी सप्लायर की विच हैज बीन मेड बाय द रेसिपिएंट, ये ओब्लिगेशन थी सप्लायर की विच हैज बीन मेड बाय द रेसिपिएंट, देयरफॉर ये क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। तो एनी अमाउंट that the supplier is liable to pay, any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply, that the supplier is liable to pay in relation to such supply, but has been paid by the recipient, but has been say paid by the recipient, and the same is not included, वो क्या है, इंक्लूड नहीं की गई है in the price actually paid or payable for the goods, the same is not included in the price actually paid or payable for the goods, वो क्या है, ये इंक्लूड कर ली जाएगी। तो एक हो गया 15 टू बी सप्लायर्स ऑब्लिगेशन मेड बाय द रेसिपिएंट। उसके बाद देखिए 15 टू सी के अंदर क्या है, 15 टू सी के अंदर क्या है, एनी अमाउंट चार्ज्ड फॉर एनीथिंग डन, any amount charged for anything done before or at the time of supply, before or at the time of supply, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना है। जैसे रेसिपिएंट ने बोला कि मेरे को तो भाई साहब एक ड्यूरेबल पैकिंग करके दो, ठीक है, तो अब ये ड्यूरेबल पैकिंग करके देंगे। जो इंस्पेक्शन चार्जेस हैं, हैंडलिंग है, पैकिंग चार्जेस हैं, कमीशन है, धर्मादा है, ठीक है, जो आपके वेमेंट चार्जेस हैं, ये सारे के सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं या एनीथिंग, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एट द टाइम ऑफ या बिफोर डिलीवरी, वारंटी हो गया, ये इंक्लूड हो रहा है। तो 15 टू सी में क्या कह रहा है, 15 टू सी में ये कह रहा है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड अमाउंट चार्ज फॉर एक्टिविटीज डन बिफोर द डिलीवरी। तो जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग, इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, एंड any amount charged for anything done by the supplier in respect of supply of goods or service or both at a time of या before delivery of goods or supply of services, ये क्या हो रहा है, same is included। उसके अलावा देखिए अगर कोई सप्लायर receives कोई इंटरेस्ट है, लेट चार्जेस हैं या पेनल्टी है
फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये भी क्या हो जाएगा, सेम विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इंटरेस्ट हो गया, लेट फीस हो गया, पेनल्टी हो गया फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। नॉर्मली अगर सपोज कीजिए अपन ने बोला कि हमने ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है, अब नॉर्मली जो इंटरेस्ट चार्ज किया है, से 25,000 रुपए का ये इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो ये 25,000 रुपए इंक्लूड हो जाएगा वैल्यू में। पर जो 25,000 रुपए आ रहा है आपके पास, ये क्या होता है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। ये नॉर्मली उसके लिए अलग से जीएसटी वो नहीं देगा, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाला 25,000 रुपए इंटरेस्ट के पेटे दो। तो ये 25,000 रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो इसमें सपोज करो 18% जीएसटी की रेट है, तो जीएसटी का एलिमेंट कितना हो गया, 25,000 इंटू 18 डिवाइड बाय 118। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो वो कह देंगे भाई ये इंटरेस्ट रिकवर हुआ। तो अब एक तो ये इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, इसकी टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ी थी आपने, कब होती है, व्हेन द सप्लायर रिसीव्स एडिशन इन वैल्यू। ठीक है, ये इसकी टाइम ऑफ सप्लाई होती है, मतलब वैल्यूएशन में इंक्लूड हो रहा है। तो यहां रेट ऑफ जीएसटी भी वही रहेगी। अगर गुड्स की रेट 18% है तो इस इंटरेस्ट पे भी 18% लग जाएगी। अगर गुड्स की रेट 5% है तो इस पे भी क्या है, 5% लग जाएगी। तो इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। उसके बाद जो सब्सिडीज हैं, अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपको कोई सब्सिडी दी है, सप्लायर को कोई सब्सिडी दी है, तो वो सब्सिडी जिससे अपन ने प्राइस को लोअर डाउन कर दिया है, द सेम विल बी इंक्लूडेड। तो सब्सिडीज क्या है, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन सी सब्सिडी इंक्लूड नहीं हो रही, सब्सिडी विच इज नॉट इंक्लूडेड, वो कौन सी सब्सिडी इंक्लूड नहीं हो रही, और ये सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली यहां सब्सिडी इंक्लूड होने के लिए क्या है, सब्सिडी मस्ट बी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। सब्सिडी क्या है, द सेम मस्ट बी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, एक्सक्लूडिंग क्या, द सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो द अमाउंट ऑफ सब्सिडी shall be included in the value of supply of supplier who receives such subsidy। ये इंक्लूड कर दी जाएगी in the value of supply of the supplier who receives such subsidy। Then exclusions in value of supply, एक तो हो गया डिस्काउंट्स 15(3) के अंदर ए, एक तो ये हो गया जो डिस्काउंट है गिवन ऑन और बिफोर सप्लाई, ठीक है, ऑन और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये डिस्काउंट इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। ये डिस्काउंट आपके क्या है, रिकॉर्ड किया गया है इनवॉइस में। ये डिस्काउंट हैज बीन से ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, ये डिडक्टेबल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जैसे अपन ने 10 लाख रुपए में माल सप्लाई किया और 10% डिस्काउंट दिया 1,000 रुपये, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, 9,000 रुपये हो जाएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, 9,000 हो जाएगी। तो यहां हो गया डिस्काउंट डिस्काउंट्स विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जो डिस्काउंट क्या है, ड्यूली रिकॉर्डेड इनवॉइस है, इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, एक तो वो डिडक्टेबल हो जाएंगे, और एक क्या है आपके जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, जो आपके क्या है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, यानी एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड। जब सप्लाई हो गई
तो वो भी डिडक्टेबल है। अगर एग्रीमेंट क्या है, पहले से हुआ है, एग्रीमेंट पहले से होना जरूरी है, मस्ट हैव बीन एंटर्ड बिफोर, ठीक है, द सप्लाई। उसके अलावा ये जो डिस्काउंट है, ये जो आप दे रहे हो, ये मस्ट बी लिंक्ड टू द इनवॉइस, ये लिंक्ड टू इनवॉइस है, ठीक है, ये डिस्काउंट लिंक टू इनवॉइस है। उसके अलावा जो आईटीसी जो लिया है रेसिपिएंट ने, उसको क्या है, रिवर्स कर दिया। बोला ये क्या चीज हुई, आईटीसी जो रेसिपिएंट ने रिवर्स कर दिया। यानी सपोज कीजिए मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए की वैल्यू ऑफ सप्लाई दी और इस पे 1,80,000 रुपए का जीएसटी चार्ज कर लिया। अब सामने वाले बंदे ने, जो रेसिपिएंट है, उसने कितना आईटीसी ले लिया, सामने वाले बंदे ने, रेसिपिएंट ने 1,80,000 रुपए का आईटीसी ले लिया। अब सप्लाई तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब अपन डिस्काउंट दे रहे हैं जो कि एग्रीमेंट के अनुसार है। एग्रीमेंट पहले से था कि भाई आप इतना टर्नओवर अचीव कर लोगे या इतने आपके माल बिक जाएगा तो हम डिस्काउंट दे देंगे। अब हमने सपोज कि 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट दिया ये डिस्काउंट, क्रेडिट नोट आपने जारी कर दिया 20,000 रुपए का। इस पे जो जीएसटी वर्कआउट आता था 18% की रेट से 3,600 रुपए जीएसटी वर्कआउट आता है, ठीक है। तो ये अपन क्या है, अपनी आउटवर्ड, आगे वाली आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो आ रही है उसमें से ये अमाउंट रिड्यूस करेंगे। रेसिपिएंट ने कितना आईटीसी ले लिया, 1,80,000, पर उसको कायदे से क्या होना चाहिए, आईटीसी क्या है, 3,600 रुपए का जो अपन रिफंड क्लेम कर रहे हैं जीएसटी के एलिमेंट का, वो एक तरह से क्या है, ये रिवर्स करना पड़ेगा, तभी आपको इसका क्या है, रिफंड क्या है, एडमिसिबल होगा। तो एनी डिस्काउंट which is given after the supply has been effected, any discount which has been given after the supply has been effected, if such discount is established in the terms of the agreement entered into at or before the time of supply, the specifically linked to relevant invoice हो, और जो ITC है, ITC as is attributable to discount on the basis of documents issued by supplier has been reversed by the recipient of supply। वो क्या है, रिवर्स कर दिया है किसने, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ने। अब ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा अगर सपोज करो कोई ईयर एंड डिस्काउंट है जो सप्लाई के वक्त पता नहीं था, बाद में आप दे रहे हो, तो ये डिडक्टेबल नहीं होंगे। अब देखो अपन ने बोला था कि सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में नहीं, रिलेटेड नहीं हो। सप्लायर रेसिपिएंट अगर क्या हो गए, बीच में रिलेटेड हो गए, या प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, प्राइस क्या है, सोल कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, या अन्य परिस्थितियों के अंदर वैल्यू क्या निकाली जाएगी, वैल्यू निकाली जाएगी इन अकॉर्डेंस विद रूल्स, इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। उसके अलावा नोटिफाइड सप्लाईज में, नोटिफाइड सप्लाईज की भी वैल्यू निकाली जाएगी एज पर द रूल्स। सो where the value of the supply of goods or service or both, they cannot be determined, if they cannot be determined as per the provisions of section 15(1), they cannot be determined as per the provisions of 15(1), same shall be determined in such manner as may be prescribed, it will be determined in such manner as may be prescribed। फिर है value of notified supplies will also be determined in accordance with the rules which have been made in this behalf। अब देखो value of supply under 15 कैसे निकालेंगे, वेदर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, बोला नो, तब तो क्या है, नियमों में होगी। बोला यहाँ प्राइस सोल कंसिडरेशन है, क्या सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड है, बोला अगर हाँ है तो नियमों में होगी, नहीं है तो क्या ये नोटिफाइड सप्लाई है क्या 15(5) की, है तब तो नियम है, नहीं है तो फिर क्या होगी, असेसेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, यानी सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है। प्राइस सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई है, नोटिफाइड सप्लाई नहीं है, तो वैल्यू कैसे होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, ठीक है, और उसमें 15(2) और 15(3) के एडजस्टमेंट्स कर दिए जाएंगे। अब अपन ने बोला था कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट मस्ट नॉट बी रिलेटेड पर्सन, वो आपस में क्या नहीं हो, रिलेटेड पर्सन नहीं हो। सप्लायर एंड रेसिपिएंट मस्ट नॉट बी रिलेटेड पर्सन। तो अब यहां बोल रहे हैं पर्सन्स कब रिलेटेड माने जाएंगे, पर्सन्स कब रिलेटेड माने जाएंगे, तो पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड इफ
सच पर्सन्स आर से ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेसेस। यदि वो ऑफिसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं किसके, ऑफ वन अनदर बिजनेस, तो पर्सन्स बेसिकली शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन इफ सच पर्सन्स आर से ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस। ये क्या है, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स। ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस क्या है, मिस्टर एक्स है, जैसे ये एबीसी लिमिटेड में डायरेक्टर है, पीक्यूआर लिमिटेड में क्या है, ये ऑफिसर है। इसी हिसाब से मिस्टर पी यहाँ डायरेक्टर है या ऑफिसर है, ये यहाँ डायरेक्टर है या ऑफिसर है, तो एक्स और पी क्या हो जाएंगे, आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। कायदे से कंपनियां होनी चाहिए थी, पर ये इसमें तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ की हुई है। दे आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स इन बिजनेस। ए है, बी है, सी है, ये तीनों क्या है, पार्टनर है ए बी सी एंड कंपनी के अंदर। ये तीनों पार्टनर है ए बी सी एंड कंपनी के अंदर, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन्स मान लिए जाएंगे। फिर बी इज एम्प्लॉई ऑफ ए लिमिटेड, बी इज एम्प्लॉई ऑफ ए लिमिटेड। बी क्या है, एम्प्लॉई है ए लिमिटेड का, तो ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है। एनी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एनी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स या होल्ड्स। एनी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स या होल्ड्स 25% और मोर ऑफ आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक या शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। Any person directly or indirectly owns, controls या holds 25% or more of outstanding voting stock या shares of both of them। तो ये आपस में क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। One of them directly or indirectly controls the other. Both of them are directly or indirectly controlled by a third person. Together they directly indirectly control a third person या they are the members of the same family। एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, दोनों मिलके किसी तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, या तीसरा दोनों को कंट्रोल कर रहा है, या मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली है। फैमिली में कौन आ गए, स्पाउस आ गई एंड चिल्ड्रन आ गए, और जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ब्रदर्स है, सिस्टर्स है ऑफ द पर्सन। पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ब्रदर्स हो गए, सिस्टर्स हो गए ऑफ द पर्सन, जो कि होलली या मेनली क्या है, डिपेंडेंट हो ऑन द सेड पर्सन, जो कि होलली या मेनली डिपेंडेंट हो ऑन द सेड पर्सन। और यहाँ पे लीगल पर्सन भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन इज से सोल एजेंट हो या सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो या सोल कंसेशनरी हो, तो फिर क्या है, वो क्या मान लिया जाएगा, ये पर्सन क्या है, सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटरी या सोल कंसेशनरी, ये क्या है, डीम्ड माना जाएगा टू बी रिलेटेड। ये विल बी व्हाट, डीम्ड टू बी रिलेटेड। यदि वो सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल कंसेशनरी है। रूल्स कब अप्लाई हो रहे हैं, जब आपको कंसिडरेशन पूरा मनी में नहीं मिल रहा, यानी यहां तो कंसिडरेशन आपको क्या मिल रहा है, पार्टली इन मनी प्लस पार्टली इन काइंड, या फिर क्या है, होलली इन काइंड मिल रहा है, या फिर क्या है, होलली इन काइंड मिल रहा है। ठीक है। उसके अलावा पार्टीज आर रिलेटेड और इट इन्वॉल्व्स सप्लाई बाय एनी से स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर। पार्टीज आपस में क्या हो, रिलेटेड हो, और इट इन्वॉल्व सप्लाई बाय एनी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर, या ट्रांजेक्शन वैल्यू डिटरमाइंड इज डिक्लेयर्ड इज नॉट रिलायबल। अब एक चीज सर्कुलर पहले जारी किया था, जैसे कोई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इसने क्या किया, एक कंपोनेंट बनवा रहा है, किससे, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि ये तो मशीन बना रहे हैं। अब इसने एक बार आउटसोर्स कर दिया कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को कंपोनेंट बनाने के लिए, कि भैया ये कंपोनेंट आप हमारे लिए बनाइए। अब इसने इसके रिलेशन में जो सांचे हैं, मोल्ड्स हैं, डाइज है, ये दे दिए, ये मोल्ड्स एंड डाइज दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। किसको दे दिए, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को दे दिए। तो अब बेसिकली ये जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, ये कंपोनेंट बना के दे रहा है, तो
तो क्या ये मोल्ड्स और डाइस की कीमत भी इंक्लूड होगी क्या? इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। पर अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को ये मोल्ड और डाइस का इस्तेमाल करना था, खुद मोल्ड और डाइस का इस्तेमाल करना था, इसने OEM को बोल दिया कि भैया, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को बोल दिया कि भैया आप ये मोल्ड और डाइस मेरे को दे दीजिए, तो अब इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ये क्या हो जाएगा? सप्लायर की जो ऑब्लिगेशन है विच हैज बीन मेड बाय द रेसिपिएंट, ये क्या हो गया? सप्लायर की ऑब्लिगेशन है विच हैज बीन मेड बाय द रेसिपिएंट। इसलिए फिर उस केस के अंदर इसको क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। उस केस के अंदर क्या हो जाएगी? जो ये मोल्ड और डाई जो सप्लाई की गई है, ये क्या हो जाएगी? इंक्लूड कर ली जाएगी। अब आती है बात क्या, देखो, एक जो एडिशनल इंटरेस्ट है, एडिशनल इंटरेस्ट है या पीनल इंटरेस्ट है। एडिशनल इंटरेस्ट है या फिर क्या है, जो पीनल इंटरेस्ट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एडिशनल इंटरेस्ट या पीनल इंटरेस्ट की बात। अब देखो एक चीज है, जैसे सपोज कीजिए XYZ लिमिटेड ने एक मोबाइल फोन दिया किसको? ABC को या मिस्टर A को, ठीक है, ए ही कर लो, A को। अब ये मोबाइल फोन की कीमत क्या थी? 40,000 थी, और EMI में खरीदोगे तो EMI में खरीदोगे, इसी से ही EMI में खरीदोगे तो ये 44,000 रुपये चार्ज कर रहा था, तो या ये 44,000 रुपये चार्ज कर रहा था, ठीक है। अब अगर कोई EMI में डिफॉल्ट हो गई तो फिर ये उस पे भी सपोज कीजिए इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, वो जो पीनल इंटरेस्ट है या एडिशनल इंटरेस्ट है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मोबाइल फ़ोन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ये क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई मोबाइल फ़ोन की, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या है? इंक्लूड हो जाएगा। मोबाइल जो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो EMI दे रहा है या खुद ही क्या है इसको फाइनेंस कर रहा है, तो भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यह प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? मोबाइल फ़ोन की है। दूसरा केस क्या हो गया? XYZ लिमिटेड ने तो क्या कर दिया? ये मोबाइल फ़ोन सप्लाई कर दिया, इसको ABC लिमिटेड ने फाइनेंस कर दिया। अब इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अब ये इसकी तो सप्लाई क्या हो गई? ये तो एक्सटेंडिंग मनी ऑन से लोन्स वगैरह, ये हो गई ABC लिमिटेड की। तो अब जो रेसिपिएंट है उसने इसको तो पेमेंट कर दिया, या ABC ने पेमेंट कर दिया इसको और फाइनेंस कर दिया जिसने मोबाइल खरीदा। अब ये जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है डिलेड पेमेंट के लिए। तो ये इंटरेस्ट क्या है? सेक्शन मतलब एंट्री 27 सीरियल नंबर 27 एंट्री जो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर इंटरेस्ट होता है, जो अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, वो क्या था? एग्जेम्प्ट होता है। तो ये इंटरेस्ट जो एडिशनल इंटरेस्ट या पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया, उस क्लैरिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। दैट इज क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST, clarification regarding applicability of GST on additional या penal interest. So an EMI is a fixed amount, an EMI is a fixed amount paid by a borrower to lender at a specified date every calendar month. EMIs are used to pay off interest and principal every month. EMIs, they are used to pay off interest and principal every month, so that over a specified period the loans is fully paid off along with interest. ठीक है? In cases where EMI is not paid at scheduled time, in the cases where EMI is not paid at scheduled time, there is a levy of additional या penal interest. There is levy of additional या penal interest on account of delay in payment of EMI. तो इशू अंडर कंसिडरेशन ये है कि जो एडिशनल या पीनल इंटरेस्ट है, एडिशनल या पीनल इंटरेस्ट है, क्या वो एग्जेम्प्ट रहेगा
as per the serial number 27 of notification number 12/2017, or such penal interest would be considered as liquidated damages amounting to a separate taxable supply of service under entry 5E, ठीक है, agreeing to the obligation to refrain from an act या tolerate an act or a situation. तो अब यहाँ पे देखिए जो X पहला केस है, X ने एक मोबाइल फोन बेचा Y को, कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन क्या है 40,000 रुपए. However, X gives Y an option to pay installment of 11,000 every month before 10th day of the following month over next 4 months. तो ये 4 महीने तक आप 11,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं. Further, as per contract, if there is a delay in payment by Y beyond the scheduled date, Y should be liable to pay additional या penal interest amounting 500 per month for delay. ठीक है. In some instances, X is charging 40,000 for mobile phone और सेपरेटली वो क्या कर रहा है, एक दूसरी इनवॉइस दे रहा है फॉर एक्सटेंडिंग लोन्स टू वाई, जिसके लिए कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है इंटरेस्ट 2.5% और एडिशनल और पीनल इंटरेस्ट है 500 रुपये पर मंथ. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो अमाउंट ऑफ पीनल इंटरेस्ट है इसको इंक्लूड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में. ट्रांजेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज फॉर से सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, दैट इज मोबाइल फोन. Accordingly, the penal interest would be taxable as it would be included in the say value of mobile irrespective of the manner of invoicing. दूसरा है देखिए, X sells a mobile phone to Y. The cost of mobile phone 40,000 रुपए. कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन क्या है 40,000 है. Y has option to avail loan at interest of 2.5% per month for purchasing the mobile, ठीक है, from ABC Limited. अब इसके बाद यहाँ बात अलग हो गई कि यहाँ तो फाइनेंस एक्सटेंड कर रही है दूसरी कंपनी. द टर्म्स ऑफ लोन फ्रॉम ABC allows via period of 4 months to repay the loan and additional and penal interest 1.25% per month for any delay in payment. तो यहाँ एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है फॉर अ ट्रांजेक्शन बिटवीन वाई एंड मेजर ABC, ये क्या है, एंट्री 27 सीरियल नंबर 27 या एंट्री 27 नोटिफिकेशन 12/2017 के अंदर कवर्ड रहेगा. क्योंकि इंटरेस्ट एलिमेंट एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज पेनल इंटरेस्ट भी उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. पेनल इंटरेस्ट भी उस केस के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. It is further clarified that transaction for levy or additional या penal interest does not fall in the entry 5E, that is agreeing to the obligation to refrain from an act या tolerate an act or to do an act, as this levy of additional या penal interest satisfies the definition of interest. ठीक है. अगर कोई प्रोसेसिंग फीस या सर्विस चार्जेस लेते हैं अलग से तो उस पर क्या लग जाएगा, GST क्या हो जाएगा, लग जाएगा. अब बात आती है, देखो एक होता है अपने रुपए डेबिट कार्ड्स, ठीक है, रुपए डेबिट कार्ड है या भीम UPI है. अब इसमें क्या है, 2,000 रुपए तक के अगर ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसके माध्यम से, तो उस पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो कस्टमर के लिए एग्जेम्प्ट कर रखे हैं. कस्टमर के लिए एग्जेम्प्ट कर दिए इन्होंने, मतलब कोई चार्ज नहीं चार्ज किया जाएगा. क्यों कर दिए गए एग्जेम्प्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये प्रमोट करना चाहती है लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस. किसके माध्यम से, रुपए या भीम UPI के माध्यम से. तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या देती है, इंसेंटिव देती है. गवर्नमेंट क्या देती है, इंसेंटिव देती है. ठीक है, गवर्नमेंट क्या देती है, इंसेंटिव देती है टू प्रमोट दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. तो देखिए इंसेंटिव्स जो पे किए जा रहे हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द एक्वायरिंग बैंक्स अंडर इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन्स, ये क्या है, दे आर इन द नेचर ऑफ सब्सिडी, ये सब्सिडी की नेचर की है एंड सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू. सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देती है वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होती, कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा. तो ये भी अपन ने स्टेटवरी प्रोविजंस
सेक्शन 15 के डिस्कस किए हैं।